तो स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, हमें दो स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, उनके मिड का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है। हमने लेट कर लिया, लेट टू इक्वेशन बी y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। लेट टू इक्वेशन बी y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। ये दो इक्वेशन गिवन है और इनके बीच का एंगल जो है वो हमने थीटा लेट कर लिया एंड एंगल बिटवीन देम बी थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो टेन थीटा का हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। कैसे आया वो अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, बस हमें ये फॉर्मूला लेकिन लर्न करना है। मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या है, उस लाइन के स्लोप्स है, इसीलिए हमने लाइन की इक्वेशन को ही y इक्वल टू m1x प्लस c1 ही लेट किया है। लाइन हमें ऐसी नहीं गिवन होगी, लाइन तो हमें गिवन होगी 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। हाँ जी बताइए सर। वो m2 माइनस m1 होता है ना? नहीं, मॉड के अंदर है मॉड तो में आप तो m2 हाँ माइनस सर, m1 बोले या m1 माइनस m2 बोले, बात एक ही है। हाँ सर सेम है। ओके सर। ओके, तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है। तो हमें क्या है, m1 m2 जो है वो है स्लोप्स है। जो पहली लाइन है उसका स्लोप m1 है, जो भी लाइन गिवन होगी उसको पहले इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 गिवन है, तो y इक्वल टू y की वैल्यू निकाल के उसको mx प्लस c से कंपेयर करके m1 और m2 आ जाएगा और फिर यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसके लिए लिख लेते हैं प्रूफ इसका। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं प्रूफ। हमारे लिए फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ये m1 और m2 जरूर लिख लेंगे कि m1 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ये जो सेकेंड लाइन है इसका स्लोप m2 है। तो हमने क्या किया, x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट किया और उसमें दो लाइन सेलेक्ट कर लिया हमने। ये हमारे पास लाइन 1 हो जाएगी और एक लाइन 2 हो जाएगी। ये लाइन 1 है L1 इक्वल टू 0, वो वाली लाइन जो है y इक्वल टू m1x प्लस c1 है, और एक लाइन 2 हो जाएगी, कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हम कहाँ से लें। L2 लाइन जो है वो y इक्वल टू m2x प्लस c2 हो जाएगी। ये इनके मिड का एंगल है थीटा, और इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं थीटा 1 और इस एंगल को लेट कर लेते हैं थीटा 2। अब देखो जो पहली वाली लाइन L1 है वो जो एंगल बनाती है वो थीटा 1 है, तो x एक्सिस से उसका एंगल हमने निकाल लिया, वो एंगल हो गया थीटा 1। और जो दूसरी लाइन L2 है उसका भी y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो जो m2 आ जाएगा, m2 से थीटा 2 आ जाएगा। किसी भी लाइन का एंगल हम कैसे निकालते हैं, उसको पहले y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, m की वैल्यू आ जाती है, m को टेन थीटा की इक्वल करते हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाती है, और थीटा से हम थीटा 1 और थीटा 2 दोनों एंगल निकाल लेते हैं।
अब ये जो है थीटा, ये हमारे पास जो थीटा 1 है वो एक्सटर्नल एंगल है, और ये जो है थीटा 2 और थीटा सम ऑफ इंटरनल एंगल है। तो थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 2 प्लस थीटा, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब यहाँ पर बोथ साइड 10 ले लेते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2, और टेन ए माइनस बी क्या बन जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब देखो जो पहली वाली लाइन है इसका स्लोप m1 जो है उसको हम टेन थीटा 1 की इक्वल कर सकते हैं, और जो ये m2 आया है वो किसकी इक्वल होगा, टेन थीटा 2 के। तो जहाँ टेन थीटा 1 दिख रहा है वहाँ m1 रख दो, और जहाँ टेन थीटा 2 दिख रहा है वहाँ m2 रख दो, अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये टेन थीटा हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। तो फिर बात ये आती है कि भाई मॉड क्यों लग गया है, बताओ बच्चों, मॉड क्यों लग गया यहाँ पर, जो कि यहाँ तो सीधे सीधे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2 बन रहा है। तो फिर सर मॉड M2 माइनस M1 भी हो सकता है। क्यों क्यों कैसे प्रूव करें कि m2 माइनस m1 भी हो सकता है, बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ। सर मतलब ये जो आपने स्ट्रेट लाइन है सर, मतलब वो वैसे भी हो सकती है दूसरे एंगल में। हाँ वही, कौन सा एंगल है वो दूसरा, अरे मेरे बच्चों देखो, ये जो है लाइन L1 है, ये जो लाइन L1 है, ये वाली लाइन L1 है, और ये लाइन L2 है। तो एक एंगल तो ये हो सकता है जो हमने लेट किया है थीटा, क्या ये एंगल नहीं हो सकता क्या, ये भी तो दोनों के बीच का ही एंगल है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस थीटा। तो इसलिए यहाँ पर थीटा भी ले सकते हो, और टेन 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हो इसको, और टेन 180 माइनस थीटा जब करोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा की इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो टेन 180 माइनस थीटा को जब आप m1 माइनस, क्योंकि एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई कहेगा थीटा, कोई कहेगा 180 माइनस थीटा, दोनों की बात सही है। तो 1 प्लस m1 m2, और टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देखो ये भी आ गया, m2 माइनस m1 भी आ गया, और m1 माइनस m2 भी आ गया। इन्हीं दोनों को जो है मर्ज करा के हम मॉड लगा देते हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं, और उसको हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि भाई टेन थीटा जो है वो दोनों के लिए हो जाएगा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यानी कि जब भी कभी एंगल पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही एंगल नहीं होना चाहिए थीटा, दोनों होने चाहिए। एक थीटा होगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा भी होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। अब इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी लिख लेते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो क्या होगा, और अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर्स हो गई तो क्या होगा। कभी कभी वो प्रूव करने के लिए आता है कि इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करो, और कभी कभी परपेंडिकुलर। तो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर थीटा 0 हो गया तो टेन इस वाले फॉर्मूले में जो ये वैल्यू है इसी में पुट कर देते हैं, तो टेन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो m1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, m2। तो जब भी कभी दो लाइन, आपने शुरू से पढ़ा भी है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, ये उसी का डेरिवेशन है कि वो क्यों स्लोप इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं। तो उसका यही फार्मूला है कि टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 से हम प्रूव कर लेते हैं। और अगर दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा,
तो 1090 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड मीन्स 1/0 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इसको जब आप 1/0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो यानी m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो आपने पढ़ा भी होगा कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो अगर हम उसका स्लोप देख लेते हैं तो दूसरी लाइन का स्लोप -1 अपॉन फर्स्ट लाइन का स्लोप हो जाता है। तो ये रिलेशन m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाता है, या m2 इक्वल टू -1/m1, या m1 इक्वल टू -1/m2। तो m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस। किसी एक लाइन का स्लोप पता है तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप -1 अपॉन हो जाएगा। किसी एक लाइन का स्लोप पता है 5 है तो उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी 5 होगा। किसी लाइन का स्लोप 5 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/5 हो जाएगा। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे बेस्ड। फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल्स। टेंजेंट का मतलब tan थीटा की बात हो रही है। फाइंड द टेंजेंट्स ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन जो गिवन है वो है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 0। सर 3। बिल्कुल सही। तो फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप y इक्वल टू, जब आप इसको x प्लस 5 करेंगे और इसको y इक्वल टू m1x प्लस c1 से कंपेयर करेंगे, m1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली m2 की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, क्योंकि 2y इक्वल टू -x, तो y इक्वल टू -x/2। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पूछ रहा है तो सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका, m1 माइनस m2 ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये 3/2 अपॉन 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस लाइन अगर हमें ये m1 m2 पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कभी भी हमें लाइन की इक्वेशन पता है और उनको परपेंडिकुलर कंडीशन बतानी है तो हमें उन दोनों का स्लोप निकालना पड़ेगा और m1 m2 जो है वो -1 की इक्वल करना पड़ेगा। और अगर उनको पैरेलल की कंडीशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल कर देंगे। यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, वैसे ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार याद रखने के लिए। कंडीशन फॉर द लाइंस कंडीशंस टू गिवन लाइन। और क्या क्या कंडीशन है, लाइंस क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। एक लाइन हमारे पास गिवन है
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो नंबर 1 में है कि अगर ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट है, क्या होती कंडीशन बताओ, किया हुआ है 10। अगर ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में किया हुआ है। अरे भाई इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करने लगेगी। पैरेलल लाइन के लिए सर कांस्टेंट टर्म का रेशियो अलग होगा, बाकी दोनों सेम होंगे। बाकी दोनों सेम होंगे बिल्कुल सही है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरा एक आता है इंटरसेक्टिंग के लिए। इसमें इन्हीं दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और एक आता है परपेंडिकुलर के लिए। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ये कैसे आया होगा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, बता सकते हो? परपेंडिकुलर वाला नया है हमारे लिए, लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में, देख लेते हैं कैसे आएगा ये। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जो ये फर्स्ट लाइन है इसका स्लोप क्या होगा और दूसरी लाइन है इसका स्लोप क्या होगा। बस दोनों को हमें क्या कर देना है, स्लोप निकाल लेना है। और परपेंडिकुलर कह रहा है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देनी है, m1 m2 इक्वल टू -1, तो उसी से आ जाएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, देन b1y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1, y इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1 इंटू एक्स माइनस c1 अपॉन b1, y इक्वल टू m1x प्लस c1, बल्कि डैश ले लो यहाँ c1 डैश, तो m1 की वैल्यू माइनस a1 अपॉन b1 आ गई। सिमिलरली m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम ही तो आएगी, बस a2 अपॉन b2 आ जाएगी। m1 और m2 हमें पता चल गए। परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है, m1 m2 इक्वल टू -1, तो बस इन्हीं को -1 के इक्वल कर देते हैं। माइनस a1 अपॉन b1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस a2 अपॉन b2 इक्वल टू -1, तो a1 a2 इक्वल टू माइनस b1 b2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया। अब बताइए इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो इनसे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ, जिसमें वो बोलेगा कि भाई एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो उस लाइन के परपेंडिकुलर है या उस लाइन के पैरेलल है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is नंबर 1 है परपेंडिकुलर और नंबर 2 है पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 एंड y एक्सिस। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है और इस लाइन के
पैरेलल है उसकी कंडीशन भी बतानी है, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, और जब पैरेलल है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। 2 क्वेश्चन है इसमें, देखिए आप एक बार ट्राई करें। देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर हम सोचें थोड़ा सा तो हमें क्या पता है, या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लग जाएगी जो कि है नहीं हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट दिया नहीं। दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म लग सकती है, या स्लोप पॉइंट फॉर्म लग सकती हो सकता है एक लाइन का स्लोप निकल आए और एक पॉइंट पता चल जाए x1 y1, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से हो जाएगा। या तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस को कट करता है। तो कई सारे हमारे पास हैं मेथड जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने जो किया हुआ था, तो उनमें से कौन सा इसमें अप्लीकेबल है वो आपका काम है सोचना। देखिए कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको गिवन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू हमें चाहिए। तो पहली बात तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, इससे हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का आइडिया हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y इक्वल टू 2x प्लस 7, इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। सर हाँ जी बताइए। सर 2x माइनस 7। 2x माइनस 7 इक्वल टू वाई वाई या 0 कुछ। सर आपने मतलब 2x प्लस 7 लिखा है ना। 2x माइनस वाई इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। तो सर 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू y होगा ना, आपने लिखा है 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू y। अच्छा अच्छा इसकी सर, बात कर रहे second हो। line। ओके 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 समझ गया। y इक्वल टू 2x माइनस 7 है। ओके ओके कोई बात नहीं, इसका वैसे हमें m से मतलब था, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं। y की वैल्यू 2x माइनस 7 हो गई ना, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे तो m की वैल्यू 2 होगी। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन है, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, m डैश हमने लेट कर लिया। तो देखो हमें स्लोप तो पता चल गया उसके परपेंडिकुलर लाइन का, यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक स्लोप तो पता चल चुका है, अब हमें एक पॉइंट और चाहिए। तो पॉइंट कौन देगा, ये दे देगा पॉइंट, क्योंकि उसने बोला है कहाँ से पास करती है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का सर वो मतलब -1/2 कैसे आया। देखो अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन अगर हमें निकालनी होती, ये लिखा हुआ है कि अगर 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो अगर एक लाइन का स्लोप 2 है
तो दूसरे का स्लोप हो जाएगा -1/2। ये लिखा है ना कि अगर दो लाइन है जिनके स्लोप m1 और m2 है, ओके ओके तो एक लाइन का स्लोप अगर 2 है तो दूसरे का -1 फर्स्ट लाइन का स्लोप। तो देखिए ये स्लोप तो आ गया। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और चाहिए। तो 3x + 4y = 8 और y एक्सिस का मतलब क्या होता है, x = क्या गिवन है, 0। y एक्सिस का मतलब x = 0। यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 4y = 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 0, 2। तो अब हमें पॉइंट भी पता चल गया x1 y1, और स्लोप तो ये पता है, ये पॉइंट भी पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = mx - x1, तो y - y1 यानी कि 2 m - 1/2 x - x1, तो ये हो जाएगा माइनस का x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2y - 4 = -x, x + 2y - 4 = 0। ठीक है, ये लाइन क्या हो गई, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया। अब सेकंड आता है कि अगर पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल। तो देखो पैरेलल लाइन के लिए दो मेथड है और दोनों का आइडिया हमें होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अभी 3D हम करेंगे तो उसमें ये सेकेंड वाला जो मेथड है वो भी यूज़ होता है। तो हमें दोनों का आइडिया होना चाहिए। मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी किया है। हमने क्या किया था, हमने लाइन का स्लोप निकाला था। ये लाइन का स्लोप लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू 2 आई थी, तो हमने उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाला। अगर कोई एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप 2 है, तो उसके पैरेलल लाइन का भी स्लोप क्या हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल है ना। तो जो स्लोप ऑफ न्यू लाइन हो जाएगा, जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए, उसका स्लोप भी 2 हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की कि उनके स्लोप्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो न्यू लाइन का स्लोप पता चल गया कि 2 हो गया। अब पॉइंट हमारे पास ऊपर हमने सॉल्व कर ही लिए थे, 0, 2 आए थे पॉइंट्स। तो फॉर्मूला आ जाएगा y - y1 = mx - x1, तो y - y1 2 m2 x - x1 की वैल्यू 0, तो y = 2x + 2। ये आंसर हो जाएगा ना। इसी का एक दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, सेकेंड मेथड करके, उसको भी ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि आगे कई जगह पे यही डायरेक्ट काम आने वाला है। क्योंकि 2D है तो स्लोप का काम है, लेकिन 3D में फिर स्लोप का काम नहीं रहेगा। 3D में स्लोप नहीं आता है, अभी 3D की बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन 3D में स्लोप नहीं आएगा। 3D में डायरेक्शन रेशियो करके आएगा, जो अभी आपको नहीं आइडिया है उसके बारे में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये सेकेंड मेथड का आइडिया भी होना चाहिए, और वो भी बहुत ईजी है। क्या होता है देखो, मैं बता देता हूँ। जैसे लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x - y + 7 = 0। लाइन की इक्वेशन है 2x - y + 7 = 0। ये लाइन हमको +7 है कि -7 है, 2x - y, अच्छा = 7 है, तो ये -7 हो जाएगा। 2x - y - 7 = 0। ये गिवन लाइन है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। इस लाइन के पैरेलल लाइन की वैल्यू हमको बतानी है। इस लाइन के पैरेलल लाइन जो कि किस पॉइंट से पास करती है, 0, 2 से। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन कैसे मिलेगी, तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी एक लाइन होती है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी लाइन होती है a2x + b2y + c2 = 0। तो इनमें कोफिशिएंट इक्वल होते हैं अगर पैरेलल है। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c। अभी हमने पैरेलल की कंडीशन पढ़ी, यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है।
तो इसका मतलब x और y के जो कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं होते, सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म चेंज होता है। जैसे दो लाइन पैरेलल है, तो एक लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो दूसरी लाइन भी पैरेलल होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। मतलब x और y का कोफिशिएंट चेंज नहीं होता है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होते हैं जब बात होती है पैरेलल लाइन की तब। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की अगर हमें इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन इज, क्या हो जाएगी लाइन की इक्वेशन, 2x माइनस वाई तो सेम रहेगा, प्लस लैम्डा ले लिया हमने इक्वल टू 0, लैम्डा या के कोई भी कांस्टेंट लेट कर लिया। अब ये लाइन जो है और ये जो नीचे लाइन है 1 और 2, ये दोनों पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दोनों के x और y के कोफिशिएंट सेम है। देखो 2x माइनस वाई यहाँ पर भी है, a1 अपॉन a2 करोगे, b1 अपॉन b2 करोगे, सेम आएगा। c1 c2 अलग होने चाहिए, इसलिए हमने उसको क्या लेट कर लिया, लैम्डा। अब ये लाइन कहाँ से पास करती है, तो इट पासिस थ्रू 2,0 की 0,2 था, तो 0,2 था। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2। इस लैम्डा की वैल्यू 2 को यहाँ इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकेंड में जैसे ही आप पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 2x प्लस 2। देखो ये जो आंसर आया है और ये जो हमारा आंसर है, देखो दोनों सेम नहीं आया, y इक्वल टू 2x प्लस 2 इससे भी आया और इससे भी आया। तो ये दोनों सेम है, मेथड भी लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस सर मेरे को वो समझ में नहीं आया सर। हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकेंड मेथड, सेकंड इक्वेशन के बाद सेकेंड इक्वेशन के बाद नहीं है, सेकेंड इक्वेशन के बाद तो इजी है। सेकेंड इक्वेशन के बाद अगर सेकेंड तक आ गया है, क्यों हमने कर दिया, क्योंकि हमें x और y तो सेम रखना था, कांस्टेंट डिफरेंट कर दिया हमने, तो लैम्डा लेट कर लिया। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन स्ट्रेट लाइन। इस लाइन के पैरेलल है और वो लाइन कहाँ से पास करती है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो हमने इसका इंटरसेक्शन अभी यहाँ निकाला था, बार बार हम उसी का यूज कर रहे हैं। देखो ये देखो 0,2 था, तो 0,2 हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो ये लाइन की इक्वेशन है, ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो इस लाइन के पैरेलल है, फर्स्ट वाली के। तो 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके ओके। अब ये कहाँ से पास करती है, 0,2 से। तो जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो उसको सेटिस्फाई करती है। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2, और x और y की वैल्यू जैसे ही हमने रख दिया तो हमें लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारा आंसर क्या था, ये आंसर था ना हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ लैम्डा के टर्म में तो हम अपना आंसर दे नहीं सकते, तो लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लैम्डा हमने अपनी तरफ से लेट किया है। तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी और लैम्डा की जो भी वैल्यू आई है उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन parallel to given straight line 3x plus 4y plus 5 equal to 0 and passes through 1,2। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करती है।
एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y + 5 = 0। इस लाइन के पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी? 3x + 4y + लैम्डा = 0। ये कहाँ से पास करेगी? 1, 2 से। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 और 2 पुट कर देंगे। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -11 और इस लैम्डा की वैल्यू अपने आंसर में पुट कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 3x + 4y - 11 = 0। और अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? 4y = -3x - 5। तो यहाँ से m की वैल्यू -3/4 हो जाएगी और पॉइंट क्या है? 1, 2 है। ये -3/4 समझ में आ रहा कैसे हो गया? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/4x - 5/4 और इसको y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y - y1 = mx - x1। इसको भी जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो 3x + 4y - 11 = 0 ही आंसर आने वाला है। तो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलें फिर आगे। सर 1 मिनट सर। हो गया सर। ओके। तो देखिए कैसे करेंगे। अब आगे का आर्टिकल जो है वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई जगह 2D में और 3D में दोनों में काम आने वाले हैं। एक्चुअली में कई बार क्या होगा कि जो 2D के पैरेलल फार्मूले हैं वो 3D जो हमारे 12th क्लास का चैप्टर है, 3D जो 11th में है वो तो कुछ खास है नहीं, लेकिन जो 12th में है वो पूरा चैप्टर दिया है। 11th में तो 1% या 2% है जो 12th क्लास का है। तो जितने भी हम इस ईयर में जो 11th में हम पढ़ेंगे 2D के सारे फार्मूले। सर हाँ जी बताइए। सर मुझे समझ में नहीं आया सर, उसमें हमने लैम्डा की सर वैल्यू क्यों फाइंड की सर? लैम्डा हमने लेट किया है ना बेटा, कि हो सकता है उसका पर सर कांस्टेंट उसका लैम्डा मतलब हो। आगे यूज ही नहीं आया सर। हाँ बोलो बोलो। सर मतलब लैम्डा की सर वैल्यू फाइंड कर दी, मतलब दूसरा कांस्टेंट मिल गया, फिर सर इक्वेशन आपने फाइंड की सर, उसमें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। किसमें? सर 4y = -3x - 5, वो तो पहले वाली थी। 4y = -3x - 5। हाँ पहले वाली हाँ लाइन सर, थी। और उसमें से सर 4 को डिवाइड कर दिया, मतलब सर इसी से तो मिल गया था हमको स्लोप। नहीं नहीं, तुम दोनों को एक साथ किए दे रहे हो बेटा। ये दो मेथड है, एक ही वो मेथड 2 एक है। क्वेश्चन को करने की ये दो मेथड है। क्या कर रहे हो तुम बेटे? ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। इनमें से आपको जो पसंद हो, जो तुमको हो पसंद, वही वाला मेथड अप्लाई कर देना है। अच्छा सर, हो गया सर। ठीक है चलिए, दोनों को अलग अलग रखें आप। मैंने दो मेथड बताए हैं और ये दूसरा लैम्डा वाला आगे चल के आपके काम आने वाला है। अभी तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले वाले से करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन उसको भी याद रखें। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैं पहले इसका एक डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी में भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का आ सकता है,
लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया वो इम्पॉर्टेंट है, और ये फार्मूला हर जगह अप्लीकेबल होगा। जब भी कभी हमको क्या गिवन होगा, किसी लाइन पे किसी पॉइंट से, इसे सपोज करिए एक लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है, ये एक लाइन की इक्वेशन L1 इक्वल टू हमको गिवन है, ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि अमूमन हम लाइन की इक्वेशन लेट करते हैं, यही लेट करते हैं ना। किसी पॉइंट Px1 y1 से, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ का फार्मूला, लेंथ तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, तो इस P की वैल्यू क्या होगी, इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख लेते हैं पूरी बात यहाँ पे। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन, और जो गिवन स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज, फॉर्मूला P इक्वल टू क्या हो जाता है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला है जो काम आने वाला है हमारे। कभी भी किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी होगी तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, स्कूल लेवल में भी है ये, स्कूल लेवल में वो क्या करते हैं, पेपर को थोड़ा सा टफ या अच्छा बनाने के लिए उसका ये डेरिवेशन दे देते हैं स्कूल वाले, तो इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और वैसे भी डेरिवेशन सारे फार्मूलों की इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखा के जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी फार्मूला याद करें तो वो ज़रूर पता करें कि आया कहाँ से। जिनका है डेरिवेशन पॉसिबल उनको हम ज़रूर देखें एक बार सॉल्व करके कि आखिर ये कैसे बना होगा, कितने लोगों ने इसको मेहनत से बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी एक पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला P इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। प्रूफ कैसे करेंगे वो तो अभी हम देख लेंगे, लेकिन हमें ये फार्मूला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें इसका ध्यान जरूर रखना है। तो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो तो हमने जनरली ऐसे ही बना दिया है कि हमें एक लाइन पता है और एक पॉइंट पता है, उस पर हमने परपेंडिकुलर लेंथ डायरेक्ट लिख ली। इस टाइप से एक लाइन की इक्वेशन हमको गिवन होगी। ये ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये है। ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, वो हमें देखना है। और दूसरा हमको फाइंड आउट करना है कि कोई एक पॉइंट हमको दूर कहीं पर एक पॉइंट P होगा, उस पॉइंट P से जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है और इसका नाम रख लेते हैं ए बी और इसको रख लेते हैं सी है। ठीक है, तो ये सी जो पी सी हो गया, इसी पी सी की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है और इसको इन्होंने लेट किया स्मॉल पी, परपेंडिकुलर लेंथ। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हमने यहाँ से ज्वाइन करा दिया, पी से ए को और पी से बी को ज्वाइन करा दिया, और ये एंगल तो 90 डिग्री है। अब जरा देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। इट कट एक्स एक्सिस को कट करेगी तो y इक्वल टू 0, और y की वैल्यू 0 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी अपॉन ए। तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, अरे b है तो 0 कॉमा कुछ आएगा, तो x की ये y एक्सिस को कट कर रहा है
तो x की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो -c/b हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इसी लाइन में जब हम x एक्सिस कर रहे हैं तो y 0 पुट कर रहे हैं, और जब y एक्सिस कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी, a और b की। अब जरा मुझे आप ये बताएं कि मुझे ये pn लेंथ निकालनी है। तो इस pn के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस PAB ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? हमें तीनों की वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है? यस सर। तो बिल्कुल साथ साथ करते रहे आप लोग, इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा कैलकुलेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्यों निकाल रहे हैं ट्रायंगल के एरिया को, ये भी बात कर लेते हैं कि भाई एरिया की बात क्यों आ रही है यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, देखिए हम सर फिर हाँ, हाफ बेस इनटू हाइट से कंपेयर कर बिल्कुल लेंगे। सही है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो एक तो हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया x1 y1 x2 y2 x3 y3 से, वो आ जाएगा। और दूसरा हम ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस की लेंथ ए बी तो पता चली जाएगी ना, क्योंकि ए और बी के कोऑर्डिनेट हमको पता है। तो फिर हाइट जो पी सी है उसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो चलिए करिए आप लोग और जल्दी से आंसर निकालिए। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1, A के कोऑर्डिनेट है -c/a, ये x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट है 0, -c/b, तो ये x3, y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये बन जाएगा हाफ x1 की जगह पे x1 हो जाएगा, y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा प्लस c/b प्लस x2 माइनस c/a, y3 माइनस y1 और प्लस x3 की वैल्यू तो खैर 0 है, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। तो इनका आप सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ cx1/b प्लस c² प्लस cy1/a। यहाँ से हाफ और ए बी एलसीएम ले लेते हैं, तो c/ab, बल्कि c/ab कॉमन आ जाएगा, तो c/ab हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, ax1 प्लस by1 प्लस c, यही तो बचने वाला है। देखो ax1 प्लस by1 प्लस c बचेगा, क्योंकि c हमने कॉमन ले लिया है, और c²/ab था तो उसमें सिर्फ c बच जाएगा। बाकी जिसके साथ a नहीं था उसके साथ ax1 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, बल्कि ये डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लेते हैं। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस का नाम क्या है, ए बी, और हाइट का नाम क्या है, पी सी। यही तो है ना, बेस का नाम है ए बी और हाइट का नाम है पी सी। तो बेस ये हो जाएगा ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, √c माइनस c/a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस c/b का होल स्क्वायर। ये हो गया ए बी, और लेंथ जो है वो p है, पी सी की लेंथ क्या है, p है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हाफ, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c²/a² और c²/b²। तो c² कॉमन ले लेंगे, तो 1/a² प्लस 1/b², और इसका एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा a² प्लस b², और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर p। तो ये बन गया हाफ, बाहर आ जाएगा c/ab और √a² प्लस b², और इनटू में क्या आ जाएगा p। अब आप बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है,
सॉरी इसका नाम क्या है, ए बी पी है, तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी है और ये भी ए बी पी है, दोनों के एरिया को इक्वल करा दीजिए आप, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगी। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गया हाफ सी अपॉन ए बी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू पी सी अपॉन टू ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी अपॉन टू ए बी तो ये कट हो जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये मॉड के अंदर क्यों रख रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लेंथ है, हो सकता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हम इसको मॉड के अंदर रख के इसको पॉजिटिव कर लेंगे। अब इसमें आप बताएं कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कर लेते हैं हम। Find the distance of the point 3, 4 to the line x plus 2i equal to 7 is what? तो सीधा सा काम है, जो लाइन है उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे और जो पॉइंट है वो एक्स वन वाई वन का काम करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स प्लस टू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -7, और पॉइंट जो है वो 3, 4 है, वो x1 y1 हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर 4/√5। 4/√5 बिल्कुल सही है। ए एक्स वन आप करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस माइनस ऑफ 7 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 और 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 7 1, 3 और 1 4, 4/√5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। If P is perpendicular distance
from origin to a given straight line whose intercept on axis are small a and small b, then 1 upon a square plus 1 upon b square इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। पी स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर 2 अपॉन पी स्क्वायर और डी ऑप्शन हो जाएगा नल। पी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन अब ओरिजिन से डिस्टेंस है, मतलब 0,0 से। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी फार्मूला इसी से आने वाला है, क्योंकि जो हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमने यहाँ फार्मूला लिखा है, ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जब पॉइंट x1 y1 होगा। जब x1 y1 0 0 हो जाएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0 0, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई वो क्यों c हो गया यहाँ पर, क्योंकि x1 y1 जो है वो क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो इसको भी हमें याद रखना है। आप करें आप ही क्वेश्चन और फिर बताएं इसमें कोई सर प्रॉब्लम। वो एक बार फिर से बता दो ना सर, ऊपर अरे वाला। भाई p इक्वल टू क्या फॉर्मूला, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है ना, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो x1 y1 है वो क्या है, गिवन पॉइंट्स है, मतलब जिस पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है वो x1 y1 है। यहाँ पर उसने कहा है कि जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो पॉइंट हमको गिवन है 0 0। ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, 0 0। जब इसी फॉर्मूले में आप x1 की जगह 0 और y1 की जगह 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। हम चाहे तो अलग से याद रख सकते हैं, नहीं तो हमें एक ही लेंथ का फॉर्मूला याद रखें, किसी भी पॉइंट के लिए यही होगा, p इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई1, उसी से ओरिजिन का भी आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल हमें याद रखना है तो हम क्यों x1 y1 लिखेंगे, हम सीधे लिख देंगे कि c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, करें आप, देखें अगर नहीं आ रहा तो करता मैं। एक है, देखो यहाँ पर क्या मिसिंग क्या है, यहाँ पर मिसिंग है वो लाइन। लाइन की इक्वेशन हमें नहीं पता चल रही है, तो लाइन कैसे पता चलेगी हमको।
लाइन के बारे में उन्होंने बताया है कि एक ऐसी लाइन है जिसका इंटरसेप्ट ए और बी है। तो कौन सी लाइन होती है जिसका इंटरसेप्ट ए और बी होता है? पिछले टर्म पे हम लोगों ने बात की थी कि कौन सी ऐसी लाइन होती है जिसका इंटरसेप्ट ए और बी होता है। तो वो लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर आपको याद हो तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में स्मॉल ए और स्मॉल बी की ज़रूरत पड़ी थी हमको। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दी है, लेकिन सिर्फ उन्होंने ए और बी बोला है, तो हमें पता चल जाएगी कि लाइन की इक्वेशन ये है। तो इस लाइन पे हमें 0 0 से परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, और ये P है और ये ओरिजिन 0 0 है। तो यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दीजिए आप। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखो, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? इस लाइन को कंपेयर कराओगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/a। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/b। और c की वैल्यू -1। और हमें किस फार्मूला क्या पता है? p इक्वल टू ax1। कैपिटल में क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि स्मॉल लेटर का इन्होंने खुद यूज़ कर लिया है। तो हमने क्या किया? p इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ax1 जब आप करेंगे तो a क्या है? ये x1 y1 0 0 है, ओरिजिन के से है ना परपेंडिकुलर। तो ये x1 y1 0 0 हो गया। तो हम सीधे c अपॉन c की वैल्यू -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1/a स्क्वायर, और ये 1/b स्क्वायर। तो p की वैल्यू हमारी सीधे सीधे क्या आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के साथ। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड और रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि हमें 1/p स्क्वायर के टर्म में गिवन है, और यहाँ पर हमें 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर चाहिए। तो हमने इसको इधर भेजा और इसको इधर ले आया इसके साथ। तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए और बताइए इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बच्चों? बताइए, हो गई बात क्लियर यहाँ तक? नो सर, क्लियर सर। ओके। vertices ऑफ अ ट्राइंगल्स आर, ए के कोऑर्डिनेट है -1 -7, बी के कोऑर्डिनेट है 5 1, और सी के कोऑर्डिनेट है 1 4। देन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर
ऑफ एंगल ए बी सी कॉमा बी सी ए एंड सी ए बी। मतलब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स बताना है। जैसे मैं डायग्राम बना के आपको क्लियर कर देता हूँ। ये ए बी सी है ना, तो हमें जैसे उसने कहा है कि ए बी सी, तो इस इक्वेशन, ये जो ए बी सी का जो ये बी एंगल का बाइसेक्टर है, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो ये बी डी की इक्वेशन निकालनी है। अगर उसने कहा है बी सी ए, तो इसका मतलब सी से जो बाइसेक्टर बन रहा है सी ई, जैसे मीडियंस होती थी ना उनकी इक्वेशन निकालते थे, वैसे यहाँ पर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, दिमाग लगाएंगे आप तो आ जाएगा इजीली। तो इसको करना है, नहीं आए तो ज़रूर पूछ लेना। दूसरा क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिख लेते, सॉरी स्ट्रेट लाइन मत लिखो, लिखो अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अ वर्टेक्स, ये जेई का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल is 2,3 and the equation of opposite side is x plus y equal to 2. Find the equation of other sides of triangle. जो ट्रायंगल की अदर साइड्स है बाकी दो, उनकी इक्वेशन हमको बतानी है। एक हमें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइंस। y इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस 5 and y equal to 2 plus √3 into x minus 7। इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर है π/3 और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है y इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2। y इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2। ये इसका आंसर है। और बाइसेक्टर में जो ए बी सी है, सिर्फ उसका मैं आंसर बता देता हूँ, बाकी दोनों आप निकाल लेंगे। ए बी सी जो बाइसेक्टर है, उसका जो आंसर है वो है x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। तो ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले टर्म पे।